दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम है सिद्धार्थ। आप सुन रहे हैं जर्नल ऑफ लाइफ। तो मुझसे किसी ने कुछ दिन पहले कहा कि ये जो लिविंग इन द मोमेंट, आई एम लिविंग इन द मोमेंट वाला आइडिया है, ये कहकर लोग अक्सर बड़े फिलोसफिकल बन जाते हैं, पर क्या ये बात सही है? और इसका थोड़ा सा विश्लेषण करिए। तो आज ये वीडियो इसी बारे में होने वाला है। देखिए, लिविंग इन द मोमेंट की अपनी एक यूटिलिटी है, सीमित ही सही पर थोड़ी बहुत यूटिलिटी है। हमने पिछली वीडियो में फ्योडोर डॉस्टोयेव्स्की के बारे में बात की थी और उन्होंने इंसान की प्रवृत्ति के बारे में कहा था कि मैन कैन गेट accustomed टू एनीथिंग एंड आई थिंक दैट इज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ हिम। वो क्यों कह रहे हैं, उनकी ये बात यहाँ पर भी लागू होती है। आप देखिए कि अगर आपको बीमारी है और आप बीमारी के ही आदत पड़ गई है आपको, तो क्या आप ये कह सकते हैं, क्या ये अफोर्ड कर सकते हैं कहना कि आई एम लिविंग इन द मोमेंट? अगर आप पीढ़ियों में जकड़े हुए हैं और आपको गुलामी की ही आदत पड़ गई है, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि आई एम लिविंग इन द मोमेंट? क्या आप अफोर्ड कर पाएंगे ये कहना? तो अगर आप बीमार हैं तो आपका सबसे पहला धर्म क्या होना चाहिए? आपका धर्म होना चाहिए कि इस क्षण का सबसे अच्छे से अच्छा इस्तेमाल किया जाए स्वस्थ होने के लिए। वैसे ही अगर आप बेड़ियों में जकड़े हुए हैं तो आपका पहला धर्म क्या होना चाहिए कि इस क्षण का सबसे अच्छे से अच्छा इस्तेमाल किया जाए स्वतंत्र होने के लिए। तो उस सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में भविष्य के बारे में सोचना जरूरी है। भविष्य के बारे में सोचेंगे नहीं तो भविष्य में जो स्वास्थ्य है या जो स्वतंत्रता है उसे गोल कैसे बनाएंगे? तो ये बात यहां पर तो लागू होती नहीं और हम आदती किसी भी चीज के हो जाते हैं। तो फिर ये बात थोड़ी सी भ्रामक हो जाती है। असल में इस YouTube चैनल को जब मैंने शुरू किया था ना, तो वैसे तो कई सारे कारण थे, पर एक मुख्य कारण ये भी था कि ये जो पॉप फिलॉसफी में बड़े हानिकारक स्टेटमेंट चल रहे हैं, इनको थोड़ा सा अनपैक करना, इनको एनालाइज करना और फिर लोगों को ये कितने हानिकारक हैं इस बात से अवगत कराना। तो इसीलिए ये पॉप फिलोसफिकल स्टेटमेंट्स को जो एनालाइज करने का काम है, ये मैं अक्सर करता रहता हूँ। अब इन तरीके के स्टेटमेंट से पता है हानि क्या होती है? इन तरीके के स्टेटमेंट से दो तरीके की हानि होती है। पहला तो यह है कि इसी से जुड़ा हुआ एक और स्टेटमेंट है कि वो करो जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है। रियली, सीरियसली, ये इतना खतरनाक स्टेटमेंट है कि हम इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हम कभी इस बारे में चर्चा ही नहीं करते कि जो हम काम कर रहे हैं वो करने योग्य भी है कि नहीं। इफ यू आर लिविंग इन द मोमेंट, तो क्या आप इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि जिस काम में आप पूरे डूबे हुए हैं वो काम सही है या नहीं? अगर आप वो कर रहे हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट है, तो क्या आपने इस बात पर गौर किया कि कहीं आपका इंटरेस्ट गलत जगह तो नहीं? असल में इंटरेस्ट या इमर्शन सर्टेन मार्कर्स नहीं होते, ये डिपेंडेबल मार्कर्स नहीं होते ये पता करने की कि क्या कोई काम की क्वालिटी ऊंची है कि नीची है। तो अगर किसी को वीडियो में जकड़े जकड़े ही मजा आ रहा है, वीडियो में जकड़े हुए ही इंटरेस्ट आ रहा है, तो फिर उसके लिए तो ये स्टेटमेंट हानिकारक हो जाएगा ना। अगर आपको मजा आ रहा है इंस्टाग्राम के रील्स स्क्रॉल करते हुए 4 घंटे, तो आप फिर लिव इन द मोमेंट करिए, उसी में इंटरेस्ट लीजिए, फिर वही कीजिए। पर आपका कल जो एग्जाम है उस पर कौन ध्यान देगा? भाई, इंटरेस्ट तो बेसमेंट में बैठे बैठे वीडियो गेम्स खेलने में भी आता है, पर जो जिंदगी की डिमांड है उसे कौन फुलफिल करेगा? तो ये हानियां हो जाती हैं इन तरीके के स्टेटमेंट से। और जब ऐसे ही आइडियाज को आप पॉपुलर कॉन्शियसनेस में और ज्यादा एक्सपैंड कर देते हैं, तो फिर आपको हुकअप कल्चर, प्रोमिस्क्यूइटी, वन नाइट स्टैंड्स, ये सब चीजें देखने को मिलती हैं।
और मैं कोई मोरल पुलिसिंग की दृष्टिकोण से इनका खंडन नहीं कर रहा हूं। हम इस बारे में किसी और वीडियो में डिटेल में भी बात कर सकते हैं, पर अगर किसी को ये लगता है कि sharing your body with someone does not have a emotional consequence attached to it, and if you are in a delusion that you can divorce that emotional consequence from the body, then you are highly mistaken. Then I think those are exactly the kind of people who should not be engaging in these things. तो ये सारी हानियां हो जाती हैं जब ऐसे फिलोसफिकल स्टेटमेंट्स, ऐसे पॉप फिलोसफी वाले स्टेटमेंट्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं। तो अब हम इसी से जो मुख्य समस्याएं होती हैं इस तरीके के स्टेटमेंट से, उनको समझने की कोशिश करते हैं। दो मुख्य समस्याएं होती हैं इनसे। पहला तो यह है कि हमारा दुर्भाग्य ये है कि हमारी जो बनावट है, हमारी जो बायोलॉजिकल कॉन्फ़िगरेशन है, उसकी वजह से हमारा खिंचाव हमेशा उन्हीं चीज़ों की तरफ होता है जो हमें हमारे कंफर्ट जोन में बनाए रखती हैं। हमें आराम पसंद है, हमें सहूलियत पसंद है, हमें आसान से हो जाने वाली चीज़ें पसंद है। हम डिज़ाइन नहीं है सफरिंग को वॉलंटरीली कन्फ्रंट करने के लिए, क्योंकि उसमें कष्ट होता है, उसमें जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, उसमें बहुत मेहनत लगती है। और हमारी जितनी इम्पल्सिव प्लेजर्स होते हैं वो सब के सब यही करते हैं। भाई आप ये देखिए ना, लिविंग इन द मोमेंट वाला जो आइडिया है, ये तो एकदम फिट बैठता है ना। अगर कोई हिप्पी इसको बोले तो भाई गांजा मारो पड़े रहो, चिलम मारो पड़े रहो, क्यों भविष्य के बारे में सोचना? आई एम लिविंग इन द मोमेंट। ड्रग्स करो, कोकेन करो, क्यों भविष्य के बारे में सोचना? आई एम लिविंग इन द मोमेंट। उसमें इंटरेस्ट भी आ रहा। अभी ये डेंजर्स हैं। और ये जो इंपल्सिव प्लेजर्स हैं, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आप अपनी बॉडीली टेंडेंसीज के गुलाम हो जाते हैं। और ये बॉडीली टेंडेंसीज जो हैं वो आपको, जैसा हमने पहले भी कहा, आपको सहूलियत में बांध कर रखती हैं, आपको आपके कंफर्ट जोन में बांध कर रखती हैं, आपको मीनिंग नहीं, लो ग्रेड प्लेजर्स की तरफ धकेलती हैं। और ये तरीका होता है जीने का एक एनिमल लाइक एग्जिस्टेंस। अगर हम सिर्फ जानवर होते तो ये चल भी जाता, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। जानवर भविष्य के बारे में नहीं सोचता है, बट वी एज ह्यूमंस, बिकॉज वी आर सेल्फ कॉन्शियस, वी नो। सेल्फ कॉन्शियस का डेफिनेशन अगर आप देखेंगे ना, तो सेल्फ कॉन्शियस का मतलब यही होता है, वी आर अवेयर ऑफ आवर बाउंड्रीज, नॉट जस्ट इन स्पेस। इन स्पेस a lot of mammals are aware, but also in time. So we are aware about future. So being self-conscious in itself means that we have the capacity to plan for the future. And that is why हम psychophysiologically ही हमारे अंदर inbuilt है to walk towards an aim. And if we do not walk towards an aim, then we are living like an animal life. एनिमल लाइक एग्जिस्टेंस। और हमारी बॉडी चाहती है एनिमल लाइक एग्जिस्टेंस जीना, पर जो ये कॉन्शियसनेस है ये मांगती है अपलिफ्टमेंट, ये मांगती है मीनिंग, और मीनिंग मिलता है ऊंचे गोल से, एनिमल लाइक गोल से नहीं। तो ज्यादातर लोगों के साथ दिक्कत ये होती है कि बॉडीली प्लेजर्स, बॉडीली टेंडेंसीज सेटिस्फाई कर नहीं पाती और ऊंचा गोल मिल नहीं पाता, तो हम बीच में फंसे रह जाते हैं। ज्यादातर के साथ यही होता है। ज्यादातर लोग जो अक्सर कर रहे होते हैं वो करने योग्य होता ही नहीं, तो सेटिस्फैक्शन मिलता नहीं, और ऊंचा गोल ढूंढ नहीं पाते तो मीनिंग मिलता नहीं, तो फिर हम बीच में फंसे रह जाते हैं। तो पहली समस्या तो ये होती है। अब हम पिछले एपिसोड में जॉर्डन पीटरसन की बात कर रहे थे। वो अक्सर डिज्नी की एक मूवी है पिनोकियो, उसका एग्जाम्पल लेके बात करते हैं। उसमें भी यही आइडिया को उन्होंने बड़े अच्छे से इलैबोरेट किया हुआ है। एक छोटा बच्चा है, वो स्कूल नहीं जाना चाहता, वो मेहनत नहीं करना चाहता, वो आराम करना चाहता है, आसान शोहरत, आसान पैसा पाना चाहता है, खेलना चाहता है, मस्ती करना चाहता है। तो वो फ्रॉइडियन पर्सपेक्टिव से अपने ईड फोर्सेस का गुलाम है। तो इसलिए उसकी
अपने इम्पल्सिव फोर्सेस की गुलामी को दर्शाने के लिए उसे एक पपेट दिखाया है उन्होंने मूवी में। तो जब वो उसका जो बाप है, जो उसका फादर है, जिसने उस पपेट को बनाया है, जिपेटो, जब वो उसे बेहतर बनाने के लिए, एक रियल इंसान बनाने के लिए पुश करता है, तो वो उसे छोड़कर चला जाता है। और फिर वो जहां जहां उसे उसके इम्पल्सिव प्लेजर्स ले जाते हैं वो वहां आ जाता है। देन व्हाट हैपेंस टू हिम? ही लैंड्स अप इन प्लेजर आइलैंड। और यहां से मैं बात कर रहा हूं जो दूसरी समस्या है इन इन तरीके के स्टेटमेंट से या इम्पल्सिव प्लेजर से। व्हेन यू लैंड अप इन प्लेजर आइलैंड, द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट हैपेंस इज यू गेट कंप्लीटली कट ऑफ फ्रॉम रियलिटी। और ऐसा तो नहीं है ना कि रियलिटी में कुछ चीजें घट नहीं रही हैं जब आप प्लेजर आइलैंड में हैं। आप वीडियो गेम्स में, वीडियो स्क्रीन्स में, डिस्ट्रैक्शंस में, प्लेजर्स में मुंह दिए हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं है ना कि दुनिया में कुछ और घट ही नहीं रहा है। आपकी संभावना जो है वो तो आपसे दूर जा ही रही है ना। और कैसे दूर जा रही है? क्योंकि समय बीतता जा रहा है, और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है आपकी संभावना और दूर जाती जा रही है। वो आप जो हो सकते थे वो पॉसिबिलिटी और ज्यादा संकट में जाती जा रही है। तो वो पॉसिबिलिटी को के रिप्रेजेंटेशन को एम्बॉडीड फॉर्म में उन्होंने दिखाया है जिपेटो। तो फिर जब वो प्लेजर आइलैंड से बाहर निकलता है पिनोकियो, तो उसे समझ में आता है उसने कितनी भारी गलती की है। तो फिर वो कीमत चुकाता है अपनी गलती करने की और जाके अपने फादर को रेस्क्यू करता है, तब जाके रियल मैन बन पाता है। तो रियल बनने का, असली मैन बनने का, नॉट अ 12-year boy living in a 25-30-year-old man, जिसे नीचे कहते साइकोलॉजिकल इन्फेंटिलिटी, उससे ऊपर आने के लिए आपको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, किसी और की नहीं पर अपनी जिंदगी की सबसे पहले। बिकॉज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर ओन लाइफ, फॉर योर ओन एक्शंस इज द बेस्ट पॉसिबल सोर्स ऑफ मीनिंग इन योर लाइफ। तो ये जिम्मेदारी अगर हम नहीं उठाते तो फिर हम पिनोकियो की तरह या पीटर पैन की तरह इन्फेंट ही बने रह जाते हैं। एंड दैट इज द सोर्स ऑफ ऑल मीनिंग दैट यू कैन हैव इन योर लाइफ। दैट इज व्हाट यू नीड टू डू। अब आखिरी चीज आती है कि तो क्या ये जो आइडिया है लिविंग इन द मोमेंट का, ये बिल्कुल गलत है? नहीं, पूरी तरीके से गलत नहीं है। आई लिव इन द मोमेंट वो ही कह सकता है, भविष्य के बारे में सोचना वो ही बंद कर सकता है जिसने अपने आप को पहले सही डायरेक्शन में ओरिएंट कर लिया हो, अलाइन कर लिया हो। वरना लिविंग इन द मोमेंट हानिकारक ज्यादा हो जाएगा बेनिफिशियल होने के अलावा। तो आपको करना क्या है? आपको करना यह है कि अपनी जिंदगी में सेट एन एम फॉर योर सेल्फ एंड डू नॉट सेट एन इजी एम। दैट इज वाई जब मैं हरिवंश राय बच्चन वाले वीडियो पर रिएक्ट कर रहा था तो मैंने कहा था कि आपका लाइफ का एम ऐसा होना चाहिए जो इन अ सेंस अनअटेनेबल हो। तो सेट द हाईएस्ट एम दैट यू कैन कॉन्सेप्चुअलाइज एंड देन ओरिएंट योर लाइफ टुवर्ड्स दैट। और एक बार जब आप उस दिशा पर चलने लगते हैं उसके बाद आप अफोर्ड कर सकते हैं इस मोमेंट में रहना। टेक केयर ऑफ द डिटेल्स नाउ बिकॉज यू आर श्योर दैट यू आर वॉकिंग इन द राइट डायरेक्शन। आप अगर गलत राह पर निकल जाते हैं और आपको रास्ते में याद आता है कि अरे ये तो गलत राह है, उसमें और आगे नहीं जाया जाता ना, वापस मुड़ा जाता है, सही राह में आगे जाया जाता है। तो एक बार आपने ये निर्णय कर लिया कि जो राह पर आप चल रहे हैं वो सही है, उसके बाद आप अगला कदम देख सकते हैं बस। उसके बाद आपको भविष्य की चिंता करने की जरूरत नहीं। पर जिसने राह ही बेहोशी में चुनी हो उसके लिए तो बहुत बहुत जरूरी है कि पहले रुक के ये देखे कि जिस राह पर वो चल रहा है वो राह चलने योग्य भी है कि नहीं। असल में होता क्या है ना, जब आप ऊंचा एम रखते हैं तो उसके दो फायदे होते हैं। पहला तो ये होता है कि छोटी लड़ाइयों से बच जाते हैं आप। छोटी लड़ाइयों में डालने के लिए समय और ऊर्जा ही नहीं बचती है आपके पास, तो फिर आप छोटी लड़ाइयां लड़ेंगे ही नहीं। और दूसरी चीज ये होती है कि जो लाइफ का एक रैंडम फैक्टर होता है
जो लाइफ की ट्रेजेडीज होती हैं, जिनके ख्याल अक्सर आके आपको डराते रहते हैं, उनको आप इन अ सेंस बाईपास कर जाते हैं, वो आपको बहुत ज्यादा डराते नहीं। तो उन लोगों के लिए भी जो ओवर थिंकिंग की समस्या से गुजर रहे हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा ख्यालों में रहते हैं, उनके लिए भी जरूरी है कि एम हाई, conceptualize the best possible aim for yourself and orient yourself in that direction, और फिर उस राह पर मूव करते रहिए। उसके बाद जो आज का काम है उसको जितनी ईमानदारी से, जितनी अच्छाई से कर सकते हैं वो करिए। दैट इज द बेस्ट वे पॉसिबल एंड दैट इज हाउ वन शुड लीड हिज लाइफ। तो ये तरीका होता है, और ओनली देन यू डिजर्व टू से दैट आई लिव इन द मोमेंट। असल में होता क्या है ना कि जब आप एक ऐसा एम कर लेते हैं ना दैट यू आर डीपली रियली इन लव विथ, तो फिर यू कैन बी ट्रूथफुल इन योर प्रेजेंट डे। एक बड़ा पॉपुलर कोट है, ट्रूथ इज द हैंडमेडन ऑफ लव। तो वो बात यहां पर भी लागू होती है। टू मूव टुवर्ड्स दैट विच यू लव, you need to be truthful today, and if you stick with the truth today, it will take you to that which you love. तो होता यह है कि जब आप एक ऊंचा लक्ष्य बना लेते हैं तो आपके जितने इमोशंस, मोटिवेशंस, डिजायर्स होते हैं वो सब के सब अलाइन हो जाते हैं उस हाई एम के लिए। तो आपका, और सिर्फ इमोशंस, मोटिवेशंस भी नहीं, आपके मूड स्विंग्स भी, आपका डेली रूटीन भी, आपका छोटी छोटी आदतें भी, सब कुछ उसकी तरफ अलाइन होने लगती हैं। तो उसके बाद फिर ये होता है कि दुनिया अपने आप को आपके कॉन्शियसनेस में कैसे मैनिफेस्ट करती है वो डिसाइड होने लगता है इस तरीके से कि आप दुनिया में किस तरफ जा रहे हैं। क्योंकि हमारे सामने एक समय पर तो बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं ना, हम सब पर ध्यान तो नहीं देते ना। तो हम किन पर ध्यान देते हैं? हम उस पर ध्यान देते हैं जो हमारे इनबिल्ट वैल्यू सिस्टम से अलाइन करते हैं। तो जब आपका वैल्यू सिस्टम एक हाई गोल से अलाइन हो गया है तो आप दुनिया में ध्यान भी उन्हीं चीजों पर देंगे जो आपके उस हाई गोल से अलाइंड हो। तो इसलिए मैंने कहा छोटी लड़ाइयां फिर आपको बहुत ज्यादा तंग नहीं कर पाती, छोटी परेशानियां आपको बहुत ज्यादा तंग नहीं कर पाती। तो इसका मतलब यह है कि यू कैन एक्चुअली चूज हाउ डज द वर्ल्ड मैनिफेस्ट itself in your consciousness. That is a very important idea. हमसे कई सारे लोग कहते हैं, सबने बचपन में सुना ही होगा कि दुनिया वैसी ही है जैसे आप हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि आपको मैटर वही चीजें करती हैं जो आपके लिए जरूरी होती हैं, जिन पर आप ध्यान देते हैं। और अगर आपने ऊंचा एम किया तो आप जिन चीजों पर ध्यान दे रहे हैं वो भी उस ऊंचे एम से अलाइन हो गए, तो फिर दुनिया भी धीरे धीरे उस एम की तरफ अलाइन हो जाती है। तो इसलिए कबीर साहब कहते हैं, जग में बैरी कोई नहीं जो मन निर्मल होए, यह आपा तो डार दे दया करे सब कोई। उसका मतलब वही है, यू कैन चूज हाउ द वर्ल्ड बिहेव्स विद यू। वेल, to an extent maybe not, but mostly you can do that. So you have that choice and we need to exercise that choice, and we cannot exercise that choice until we understand this idea. ये वीडियो बनाने का मुख्य कारण जो था वो यही था, I want to deeply understand this myself, and for those who are listening to me, this idea is very 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 important. I cannot emphasize this enough. You can choose which game you play in your life, and that game will decide how the world manifests itself to you. तो समाप्त करते हुए पूरी बात को यही कहना चाहूंगा कि जैसा हमने पहले भी कहा, लिविंग इन द मोमेंट वाली बातें ये सब वो ही कर सकता है जिसने पहले अपने आप को एक सही एम की तरफ ओरिएंट कर लिया हो, अलाइन कर लिया हो, वरना ये बातें और ज्यादा हानिकारक हो जाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात
अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई हो तो उनसे शेयर कीजिएगा, जिनसे आप चाहते हैं, जिनका भला चाहते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा आप इस बारे में क्या सोचते हैं। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी और बात पर चर्चा करेंगे।